वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आज के एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो आप लोग देखेंगे सी टेट के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका विगत वर्ष परीक्षा जो कि आपका 2024 में जो जुलाई में पेपर हुआ है, उसी पेपर को आज हम कवर करेंगे। और पूरी प्रश्न ये 30 प्रश्नों का होगा, जो कि सेट आपका ए है। और इसको हम देखेंगे कि कैसे प्रश्न बने हैं जो जुलाई 2024 में सी टेट का बना है। प्राइमरी का यह प्रश्न है, 1 to 5 के प्रश्नों को आज हम कवर करेंगे और काफ़ी अच्छा और चुनिंदा वीडियो होने वाली है। तो वीडियो में अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए देखेंगे, प्रारूप होता है प्रश्नों का ऐसा जो आप लोग देखेंगे, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले पहला प्रश्न, और पार्ट 1 का जो पहला प्रश्न है, जो पार्ट यहाँ पे एक आप लोग देख रहे हैं, यह जो है सेट ए का पेपर है, जो कि 1 to 5 का पेपर है। सबको आज हम बहुत बारीकी से कवर करेंगे। बाल विकास, जिसको CDP बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से इसको सीखेंगे। और हर परीक्षा में 1 से लेकर 30 तक के प्रश्न आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले ऊपर इंग्लिश में दिया होता है, वही प्रश्न नीचे हिंदी में दिया होता है। तो मैं इसकी श्रृंखला को ऐसे इस क्रम में लिया हूँ, ठीक ना। सबसे पहले प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। तो निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन का समर्थन क्या है? सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो है, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण है, और वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो है, और मानकीकृत बुद्धि परीक्षण है। तो याद रखिएगा, कहीं भी बुद्धि परीक्षण की बात करें, और बुद्धि परीक्षण में दोस्तों एक बात याद रखिएगा, मैं आपको अभी बता दूं, जो सी टेट का काफ़ी निगेटिव टैग वर्ड है, मानकीकृत किसी भी चीज़ को मानक मान के और बच्चे को उसके अनुसार आप बच्चे का टेस्ट नहीं लेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो मानकीकृत जहाँ पे है, इसको आप गलत करिए। यहाँ पे देखिए, गलत करिए। अब आपको ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 मिल रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, एक में कह रहा है वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। आप किसी से भी पूछिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 की अपेक्षा ऑप्शन नंबर 2 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो को ही केवल 1 में कहा गया है, और 2 में कहा गया है वृद्धि को और उसके अधिगम को और उसके प्रगति को पोर्टफोलियो में हम संयोजित करेंगे। पोर्टफोलियो होता क्या है? पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल है जिसमें बच्चे के अधिगम या बच्चे के विकास के बारे में लिखा जाता है कि बच्चा कितना विकास किया है, कहाँ बच्चे को कठिनाई आई है, और बच्चा क्या क्या कैसे कैसे सीख रहा है। तो जो जैसे कि मान लीजिए कि जो सर्विस की एक बुक होती है, उसी तरह बच्चों के विकास की एक बुक होती है, उस बुक का नाम होता है पोर्टफोलियो। और ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया। आयोग ने भी ऑप्शन नंबर 2 को माना है। काफ़ी आसान प्रश्न है और चुनिंदा प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इसमें अभिकथन और कारण, ऐसे प्रश्न हर वीडियो में, जैसे आप लोग देखेंगे 1 to 3 लेकर 1 to 30 मैं पूरे 30 प्रश्नों को कराऊंगा। इसमें आपको 3 से 4 प्रश्नों को ऐसे मैं कराऊंगा जिसमें आपका अभिकथन और कारण दिया रहेगा, जिसमें आप लोगों को अभिकथन क्या होता है। जैसे अभिकथन का मतलब होता है, देखिए कह रहा है शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण एवं पूर्वाग्रहों की जाँच करनी चाहिए। चलिए तो बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी शिक्षक है अगर बच्चों के साथ कोई कार्य कर रहा है, बच्चों को कुछ पढ़ा रहा है, तो उसे अपना भी जानकारी भापना चाहिए कि मैं कितने मतलब विकसित तरीके से हूँ, बच्चों को क्या क्या मैं पढ़ाने में उत्तम हूँ या सक्षम हूँ, ठीक ना। सेकंड नंबर बात कर रहा है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित होती है। याद रखिएगा, जो समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित होती है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे देखिएगा, शिक्षक को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण एवं पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए, ये भी बात सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। बात तो दोनों सही है लेकिन रिलेशन नहीं है, इसी कारण ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या करता है नहीं, ए आर की व्याख्या नहीं करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा प्यारे? आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए बात कोई दूसरी है, बी बात आर जो है वो कोई दूसरी बात है। बी को मैं आर बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? तो इस क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। जो अभी है ना, वो खुद को कह रहा है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? मैं, जिससे मेरा नाम अभी है, मैं स्वयं कह रहा हूँ कि मुझे जो है वह नंबर का ज्ञान नहीं है, मुझे अंकों की समझ नहीं है, मुझे अंकों के बारे में सही ज्ञान नहीं है। तो यह किस्मत को बताता है
कि वह कार्य कठिनाई को बता रहा है, कि कोशिश की कमी को बता रहा है, कि योग्यता का अभाव बता रहा है। जो ये बात कह रहा है ना, अभी कह रहा है कि मुझे मैं उस योग्य नहीं हूँ, या मेरे अंदर वह योग्यता नहीं है कि मैं अंकों को समझ सकूँ, अंकों को पहचान सकूँ, उसमें मैं डिफरेंस जान सकूँ। तो अंकों की योग्यता का अभाव है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। 1 2 3 क्यों नहीं सही होंगे? किस्मत की बात तो कह नहीं रहा है। किस्मत की बात कहता तो कहता ना कि मुझे मेरी किस्मत खराब थी कि मैंने वहाँ पे चला गया या वहाँ पे पहुँच गया। कार्य में कठिनाई तो होगी नहीं, वह कार्य कोशिश करेगा, सीखेगा। कोशिश की कमी की बात सही है, लेकिन वह कह रहा है ना कि मुझ में कमी है, मैं कोशिश करूँ या ना करूँ उसकी बात अलग है। कि वह कह रहा है कि मुझ में कमी है, मतलब उसमें क्या है, योग्यता का अभाव है, और इसलिए वह अंकों को नहीं पहचान पा रहा है कि 1 है कि 2 है, 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, उसमें डिफरेंस नहीं कर पा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से एक अनुशासित दृष्टिकोण है। तो वह कौन सा दृष्टिकोण है जिसमें बच्चों को सीखने के लिए आप अनुशासित बना सकते हैं? ये बातों को देखिएगा। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो। असंबंधित होगा तो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा। बच्चा को सीखने का बेहतर अनुभव देंगे ही नहीं तो बिल्कुल ये बात गलत हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा, छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन एवं मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। चलिए बात तो थोड़ा सही है। इसमें देखते हैं, छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना बिल्कुल गलत बात है। आप टीचर हैं तो बच्चों को आप संघर्ष करने के लिए नहीं छोड़ेंगे। बच्चों को संघर्ष करते समय आप उनको सहायता प्रदान करेंगे, आप उनको कवर्ड प्रदान करेंगे और बताएंगे कि इसको इस तरीके से करेंगे तो आप सीख जाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिसमें व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सके, बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन नंबर 2 को देखिए ना। ऑप्शन नंबर 2 आपको जब नहीं ऐसा ऑप्शन मिलेगा तब ना आप किसी अन्य ऑप्शन के साथ जाइएगा। कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों को सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए जो छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनके उचित समर्थन एवं मार्गदर्शन के साथ आप काम प्रदान करेंगे। और जब आप बच्चों को एक अच्छा से अच्छा मार्गदर्शन देंगे तो बच्चा अच्छा से अच्छा सीख सकेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन ऐसा है कि जो निम्नलिखित में से कथन है कि जो प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सबसे अच्छा वर्णन की बात करेंगे, शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होता है। नहीं, माता पिता ज्ञान के प्राथमिक स्रोत होते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक ना। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है, ये तो बात सही है। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षक का निर्धारित पाठ्यक्रम जो ज्यों का त्यों लागू करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। शिक्षक अपने अनुसार भी बच्चों को बताता है, सिखाता है या सीखने में मदद करता है, बाहर की उदाहरणों को, गतिविधियों को जोड़ जोड़ के बच्चों को सिखाता है। तो ये तो आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए 4 नंबर की बात करेंगे। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देता है, बिल्कुल नहीं। बच्चा को संघर्ष या जूझने के लिए नहीं छोड़ता है। शिक्षक क्या करता है, वह एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है, सुविधा प्रदान करता है, किसको, मार्गदर्शक के रूप में काम करता है बच्चा को। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धिता का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर साहब देते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये भी संबंधित पूछ देता है कि हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ क्या है? कि सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते हैं और संसाधित करते हैं। याद रखिएगा, दुनिया को सभी लोग एक भाव से, एक दृष्टि से और एक रूप से नहीं देखते, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। अलग अलग आयामों में लोग की अलग अलग योग्यताएं होती हैं, बात तो सही है, कुछ भी सही कर रहा है। बुद्धि केवल एक ही आयाम होता है, नहीं, बहुआयामी होता है। बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है, नहीं। बुद्धि जो होता है वो सांस्कृतिक है, प्रयोगात्मक है, शारीरिक है, मानसिक है, ठीक ना, व्ययात्मक है, खेलने में सीख जाता है व्यक्ति। तो बुद्धि के बहुत से प्रयोग हैं, ना कि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से सीखता नहीं है या इससे संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर जो है बहुबुद्धिता का सिद्धांत देते हैं और अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। आप लोग बहुबुद्धिता का सिद्धांत याद रखिएगा तो उसी में समझ में आ जाएगा कि वह बहुबुद्धिता का सिद्धांत मतलब अलग अलग आयामों से बात कर रहा है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है?
तो कौन सा है? याद रखिएगा, मैं सबसे पहले बता दूं, जो बच्चे होते हैं वह क्रिया करते हैं और उसके बाद उस क्रिया पे आधारित होते हैं, फिर इसके बाद वे छवि पर आधारित होते हैं और इसके बाद वे क्या होते हैं दोस्तों? संकेतों पर आधारित होते हैं। सबसे पहले वह करके सीखते हैं, इसके बाद उसको देख कर सीखते हैं और उसके बाद संकेत के माध्यम से थर्ड स्टेप में सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बच्चा करके सीखता है, उसके बाद देख के सीखता है और उसके बाद संकेतों के माध्यम से सीखता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यहाँ पे अभिकथन सबसे पहले पढ़ेंगे। अभिकथन कर रहा है कि शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। बात तो सही है, अगर बच्चे को आप प्रभावी संज्ञान देना चाह रहे हैं, सुनिश्चित कराना चाह रहे हैं, तो बच्चों को संवेगात्मक विकास का आप सहारा देंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात कर रहा है। और देखिए, संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है और ये भी बिल्कुल सही बात है। इसमें भी देखिएगा, इसमें भी संवेगात्मक इमोशनल सहारा का बात कर रहा है और इसमें भी संवेग और संज्ञान की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए संज्ञान आया, यहाँ पे देखिए संज्ञान आया, ऐसे आप लोग इसको ध्यान देखिए। यहाँ पे देखिए संवेग आया, यहाँ पे देखिए संवेग आया, तो मतलब इसमें भी संज्ञान संवेग का बात कहा तो बात सही है और इसमें भी संवेग और संज्ञान की बात कहा। मतलब सबसे पहले देखिए बात तो सही कर रहा है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, दोनों में बात एक ही चीज़ का हो रहा है। तो मतलब ए आर दोनों सही हैं और ए आर सही की एक ही आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग सही मानिएगा। इसको आप लोग उमार में टिक करिए, गोला कलर करिएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा? कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपको डायरेक्ट मैं बता दूं, केवल आप लोग उसको मैं दिखाऊंगा कैसे होता है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट, ठीक ना। तो विकास एक असतत प्रक्रिया है, नहीं, विकास जो है सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया का मतलब निरंतर चलती रहती है। जन्म लेता है बच्चा, जब तक मर न जाता तब तक कोई ना कोई चीज़ें वो सीखता रहता है, ठीक ना। तो बिल्कुल गलत बात है। चलिए, विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं, ये बात सही है। जो विकास होता है ना, उसका जो क्रम होता है ना, वह चक्रीय होता है, रैखिक नहीं होता है। सीधे क्रम में बच्चा नहीं सीखता, रैखिक चक्रीय तरीके से सीखता है, सर्कल में बच्चा सीखता है। विकास विशिष्ट से समान की ओर बढ़ता है, नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, इसलिए ऑप्शन गलत होगा। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, नहीं, विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये बात याद रखेगा। तो आप लोग केवल किसके साथ चले जाइएगा? ऑप्शन नंबर 2 के साथ चले जाइएगा। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक तरीके से नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन चले आ जाते हैं खटाखट 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, लेव वाइगोत्स्की के बारे में आपको बता दूं, लेव वाइगोत्स्की ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि बच्चा समाज से जुड़ के सीखता है। ये बात याद रखिएगा, जहां कहीं भी बच्चा को समाज से जुड़ने की बात कर दे या समाज से सीखने की बात कर दे या माता पिता से सीखने की बात कर दे, बड़े छोटे से सीखने की बात कर दे, तो लेव वाइगोत्स्की के साथ आप चले जाइएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? तो जो स्वयं का व्यवहार का बात कर रहा है, स्वयं का मतलब होता है अंतर या आत्म से। याद रखिएगा, अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा, संतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा, खुद को पुनर्बलन के उपयोग द्वारा और आत्मवाक के प्रयोग द्वारा। तो याद रखिएगा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? तो आत्मवाक के प्रयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। स्वयं से प्रयोग करके अपने व्यवहारों का बच्चा प्रयोग करता है। मतलब कि देखिए, जैसे बच्चे को किसी से कोई चीज़ मांगनी है, तो जैसे मांग रहा है बच्चा, तो जैसे उसको मतलब लगता है कि व्यवहार में अगर मैं परिवर्तन करके मांगूं, इनको मैं नाम न लूं, इनका मैं कुछ ऐसा मतलब इनके सामने मैं इमोशनल तरीके से मांगूं, तो वह धीरे धीरे ऐसे ऐसे कर करके वो सीख जाता है। तो आत्मवाक के प्रयोग के द्वारा बच्चा सीख जाता है और व्यवहार में परिवर्तन लाता है। वाक का मतलब होता है दोस्तों बोलचाल की भाषा, ठीक ना। तो स्वयं की बोलचाल की भाषा का प्रयोग करके वह व्यवहार में क्या लाता है दोस्तों? दिन प्रतिदिन वह परिवर्तन लाता है और ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणा को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों को कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? ठीक ना। तो कौन सा ऐसा शैक्षिक दृष्टिकोण होगा जो अपनाया जाएगा 5वीं कक्षा में तैरने और डूबने की अवधारणा को पढ़ाने वाले जो संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखते हैं, वैसे शिक्षकों के बारे में कह रहा है। तो वैसे शिक्षकों के बारे में आप क्या करिएगा? व्याख्यान विधि करिएगा,
कि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाइएगा, कि आप वीडियो दिखाइएगा, कि आपका निर्देशित खोज करिएगा। तो याद रखिएगा, देखिए जब चारों ऑप्शन देखेंगे ना आप, तो चारों ऑप्शन में बच्चा कहाँ पे ज़्यादा अपने आप को प्रैक्टिकली जुड़ रहा है। ऐसे देखिए, जैसे कोई भी ऑप्शन दिखाना हो ना, सीटेट का, सीडीपी का या पेडागोजी का, कोई भी ऑप्शन आपको चूज करना है, देखिए कि बच्चा कहाँ पे सबसे ज़्यादा कठिनाई महसूस कर रहा है, बच्चा कहाँ पे अपने आप को महसूस कर रहा है कि वह खोज में लगा हुआ है। याद रखिएगा, जब आप उसको बच्चे को निर्देशित खोज देंगे तो इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट होगा, प्रैक्टिकली जुड़ेगा और सीखने के लिए वह विश्वास करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। न कि उसको पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करिएगा और न कि वीडियो दिखाइएगा, न व्याख्यान करिएगा। व्याख्यान विधि तो लेंदी होती है और बच्चा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है कि बच्चा यहाँ पे खोज कर रहा है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जुड़ जाएगा, मतलब बच्चा स्वयं से खोजेगा कोई चीज़। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए प्रभावी स्मृति तकनीकी नहीं है। तो जो प्रभावी स्मृति तकनीक इसमें से क्या नहीं है जो सीखने के लिए काफ़ी अच्छा होती है। याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया है कि रटने व दोहराव, संकल्पना चित्रण और स्मृति सहायक विधियां और विस्तृत दोहराव। तो याद रखिएगा, दोहराव तो होता है, ठीक ना, विस्तृत दोहराव भी बच्चा कर सकता है, ये भी बात याद रखिएगा। दोहरा सकता है, कोई चीज़ों को वो पढ़ सकता है, उसको एक बार नहीं आ रहा है तो दूसरी बार उसको दोहरा सकता है। और स्मृति सहायक विधियां मतलब वह सोच सकता है या अनुभव कर सकता है या कल्पना कर सकता है, ये भी बात सही है। लेकिन संकल्पना चित्रण भी सही है, अगर बच्चा को चित्र दिखा दिया जाए उसके प्रति वह कल्पना कर करके उसके बारे में सीख लेगा। यह स्मृति तकनीकी है, लेकिन इसमें पूछा है दोस्तों कौन नहीं है, यहाँ पे नहीं शब्द लिया है कि कौन नहीं है। तो इसमें याद रखिएगा, बच्चे को कभी रटना व दोहराना नहीं, दोहराव न कराना है। रटना बात आ जाए ना, रोट लर्निंग कभी नहीं करानी है। बच्चे को बार बार एक चीज़ रटाना नहीं है, रटाने से लेंदी चीज़ें होती है, बच्चा उससे उबेगा, बच्चा उससे परेशान होगा, उसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट आंसर होगा और इसलिए कौन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन 1 नहीं है, याद रखेंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है पूछा है, तो नहीं है, कौन सा नहीं है। यह खुला प्रश्न है और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। ये बात इससे आलोचनात्मकता सोच वाले प्रश्न का विशेषता नहीं है दोस्तों। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है और इसमें सूचना के विश्लेषण मूल्यांकन की आवश्यकता होती है और उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, और यह खुला प्रश्न होता है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। लेकिन कहा है कि प्रश्न की विशेषता नहीं है, कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 के साथ आप चले जाइएगा। यही आपकी नहीं है, तो इसलिए यही ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यह जो होता है आलोचनात्मकता सोच का मतलब होता है इसमें एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, इनकरेक्ट हो उसमें मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ वो जुड़े होते हैं। ये बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते हैं, ठीक ना, ऐसे याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विविध संस्कृति पृष्ठभूमियों से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। जो 14 नंबर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यह जो बात कर रहा है ना दोस्तों, वह बात बिल्कुल सही कर रहा है कि जो उत्तरदायी होना चाहिए, बिल्कुल उत्तरदायी होना चाहिए। और विविध संस्कृति मतलब भिन्न भिन्न संस्कृति के पृष्ठभूमियों से कोई छात्र हैं और उनके जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण में सांस्कृतिक रूप को उत्तरदायी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और सेकंड वाला देखते हैं कि कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्याओं व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। जहां मानकीकृत आए ना दोस्तों, मानकीकृत के द्वारा आप पाठ्यचर्या के आकलन सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, इसलिए गलत है। केवल कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो जब ऑप्शन नंबर ए सही है तो ए वाला तो होगा नहीं, ए वाला भी होगा नहीं, दोनों गलत होंगे नहीं, ए वाला आपका सही हो जाएगा। ए सही है, लेकिन क्या है दोस्तों, आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक कुत्ते को दिखती है तो रस्टी जैसा दिखता है, लेकिन एक अलग नस्ल है, वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है। तो यह जो जिन पियाजे का मतलब एक दूसरे में कल्पना न कर पाना, एक दूसरे में डिफरेंस न कर पाना, विभिन्नता न कर पाना, एक दूसरे में अंतर न स्पष्ट कर पाना, यह जो होता है दोस्तों आपको पता है समायोजन होता है। समायोजित नहीं कर पा रही है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। 15 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे।
चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के किस पर निर्धारित होती है। तो याद रखिएगा आनुवंशिकता जो होती है दोस्तों वह सेक्स पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, और जब 1 सही हो जाएगा तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बच्चा को प्रोत्साहित करिए, ना कि आप ऐसा मत करिए, डिमोटिवेट न करिए, मोटिवेट करिए कि बच्चा अधिक से अधिक प्रश्नों को पूछे, ठीक ना। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। बिल्कुल सही बात है, ए और आर दोनों सही हैं, और यहाँ पे प्रश्न से ही बात कहा है, और यहाँ पे भी बाल केंद्रित बालक की ही बात कहा है, बालक की आवाज़ को ही महत्व देना कहा है, और यहाँ पे भी बालक की आवाज़ को ही महत्व देना कहा है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और ये जो है आर की व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दोहरा व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है। स्विलिन क्रम की, और अधिगतात्मक विकलांगता की, और यहाँ पे देखिएगा ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार की, और मस्तिष्क पक्षाघात की। तो जब आप 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो दोहराव एवं बारंबार एक ही प्रकार की व्यवहार करने की जो विशिष्ट पहचान होती है दोस्तों वह सोलिन क्रम विकार की होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। सोलिन क्रम विकार का जब अभाव होता है दोस्तों, सोलिन विकार जो एक ऐसा इसमें पद्धति ही नाम रखा जाता है। इसमें होता क्या है कि इसमें कोई व्यक्ति जो होता है वह अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता, या कोई भी जानकारी को क्लियर नहीं कर पाता है, और बार बार उस चीज़ को दोहराता है, बारंबार उस चीज़ को दोहराने की कोशिश करता है, या लोट लर्निंग की बार लर्निंग की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब गतिविधियां उनके संदर्भ में संबंधित होती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बात सही है। चलिए और भी देखते हैं ऑप्शन कौन। अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है। बिल्कुल गलत बात है, बच्चा को कभी रटाना नहीं है, दोहराने के लिए आप उसको उत्साहित नहीं कर सकते बार बार। यहाँ पे देखिए बालक का आप उपेक्षा नहीं कर सकते, इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है। बिल्कुल गलत बात है, उनके पूर्व ज्ञान को पृथक न करके एकीकृत किया जाता है और उनको सम्मान दिया जाता है, क्योंकि आगे की बातों को सीखने के लिए पीछे की बातें क्या होती है दोस्तों, लाभप्रद होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर आप किसके साथ जाइएगा, 1 के साथ चले जाइएगा। 20 नंबर की बात करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में क्या होता है। आमतौर पर जो बच्चे होते हैं वो सीखने में अक्षम होते हैं, तो उनको क्या होता है, नज़र कमज़ोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी होती है। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि आमतौर पर सीखने में अक्षमता है, कठिनाइयाँ हो रही है दोस्तों ना। कम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है, एक जैसे दिखने वाले अक्षर वर्ण को लेकर भ्रम होता है, और मानक बुद्धि परीक्षणों के आधार से निदानित बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है। याद रखिएगा आमतौर पर सीखने की अक्षमता और कठिनाइयों वाले बच्चों में क्या होता है, एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम में होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आयोग ने भी ऑप्शन नंबर 3 को माना है, ना कि अन्य कोई बात। याद रखिएगा कितने लोग जो होंगे वह 4 के साथ जाएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है, और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, यह जो होता है वह क्या कहलाता है। याद रखिएगा यह जो कहलाता है दोस्तों संवेदनशील अवधि कहलाता है। संवेदनशील अवधि में होता क्या है दोस्तों, संवेदनशील में जो बालक होता है वह आमतौर पर विकास में देरी या बाधा उत्पन्न करता है। अपने आप को वह जो होता है वह जैसे सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह उसमें एक प्रकार के अनुभव की कमी होती है, अपने को डिप्रेस मानता है और डिप्रेशन में होता है, अपने आप को प्रेशर महसूस करता है, और इसके कारण जो होता है दोस्तों उसका विकास नहीं हो पाता है। यह जो कहलाती है संवेदनशील अवधि कहलाती है। मूल काल, निगमनात्मक अवधि, सहज काल ऐसे कुछ नहीं कहलाते हैं, संवेदनशील अवधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर 4 जो संवेदनाओं में वह घिरा रहता है, अच्छा बुरा में घिरा रहता है, जानकारियों उसमें बाधा उत्पन्न होती है जानकारियों को सीखने में, ये बात को याद रखेंगे।
22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विभिन्न जेंडर व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, विभिन्न जेंडर व्यवहार के बारे में जो पूर्व कल्पना कर दी गई है कि मतलब जो लड़का है वह ये काम करेगा, लड़की है ये काम करेगा, औरत है तो घर में खाना बनाएगी, पुरुष है तो बाहर का काम करेंगे, यह जो है दोस्तों वह जेंडर रूढ़िवादिता है जो कि चली आ रही है। रूढ़िवादिता का मतलब होता है ट्रांजेक्शन, मतलब एक तरह से इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी वह बातें चली आ रही हैं कि जो महिला है घर की खाना ही बनाएंगी, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। जेंडर भेदभाव नहीं है, जेंडर प्रारूप नहीं है और आपका जेंडर पहचान नहीं है, यही है जो दोस्तों याद रखेगा। पूर्व कल्पित जो बात आ गया वह जेंडर रूढ़िवादिता या रूढ़ बन चुका है जो पीछे से ही चलता चला आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठ्यचर्या पर काम करते हैं। विशेष बच्चे आ गया ना, सभी बच्चे अपना पाठ्यचर्या पर काम करते हैं तब सही होता। विशेष बच्चे आया तो गलत हो जाएगा। सभी बच्चे की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल है। यह सब बच्चों की बात कर रहा है, मतलब बच्चों के बात पक्ष में बात कर रहा है। जहाँ जो ऑप्शन बच्चों के पक्ष में बात करेगा ना वो ऑप्शन सही रहेगा। अब देखिए, विशेष बच्चों को जरूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है, बिल्कुल नहीं। बच्चा जो होता है नन्हा वैज्ञानिक होता है, किसी पर आश्रित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा। सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। जब आप लोग इसको थोड़ा लेंदी तरीके से देखिएगा तो याद रखिएगा, सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। सभी बच्चा समान पाठ्यचर्या का पालन करेगा ही नहीं करेगा। सभी बच्चे कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है, ये बात सही है, और वे कक्षा की क्रिया में शामिल है, ये बात सही है। ध्यान रखिएगा, ना कि ये बात जो कर रहा है बच्चों को प्रेशर बना रहा है। कितने लोग ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाइएगा, लेकिन मैं आपको बता भी दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 2 है इसको आयोग ने भी आंसर माना है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो आलोचनात्मक सोच वाले जो प्रश्न होते हैं इनको प्रश्न पूछने का एक ही उद्देश्य होता है कि बच्चों के अंदर सोच, तर्क या वितर्क शक्ति को बढ़ावा देना। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। छात्रों के प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, बात सही है थोड़ा। छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए, चलिए उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना के लिए, और छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। याद बच्चे को कभी नहीं कराना है। अब इस ऑप्शन 3 मिले आपको, इस तीनों ऑप्शन में आप लोग देखिएगा, ये इन तीनों ऑप्शन में सबसे अच्छा जो कह रहा है ना कि उच्च स्तरीय सोच एवं समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आयोग ने भी अपने आंसर में ऑप्शन नंबर 3 को प्राथमिकता दिया है, इसी को माना है। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा, सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होता है, बिल्कुल गलत बात है। अलगाव में तो होता ही नहीं है, ठीक है। अधिगम केवल कक्षा में, केवल शब्द आ गया नेगेटिव टैग वर्ड, केवल कक्षा में नहीं होता। अधिगम जो होता है वह कहीं भी समाज में हो सकता है, वह बाजार में हो सकता है, घर में हो सकता है, परिवार में हो सकता है। बच्चा कहीं से कुछ भी चीज़ें सीख सकता है, ना कि केवल परिवार से सीखे, ऐसा कुछ नहीं है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है दोस्तों, सक्रिय प्रक्रिया। ये गलत हो जाएगा और यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जबकि कुछ 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों के वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं और अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। जो बच्चे होते हैं इनके बारे में कह रहा है, जो बच्चे होते हैं ना 12 महीने की उम्र में वह बड़बड़ाना और बोलना शुरू कर देते हैं, और कुछ बच्चे जो 20 महीने तक भी ऐसा काम नहीं करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे देखिएगा, विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है, व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न होता है, बिल्कुल सही बात है। यही कारण है कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि कुछ कम उम्र में अर्थात 12 महीने में बोलना या बड़बड़ाना सीख जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि 20 महीने तक ऐसा नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल ए और बी दोनों सही है, मतलब ए भी सही है, आर भी सही है। इसमें बच्चे के विकास के बारे में भी कहा है, इसमें भी बच्चों के विकास के बारे में कहा है, मतलब बच्चों के विकास में काफ़ी भिन्नता होती है, बिल्कुल सही बात है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और जो याद रखिएगा ए जो आर है ना, ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, इसके अनुसार ए के साथ चले जाइएगा।
चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बच्चों की लंबाई व वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। याद रखिएगा, लंबाई बढ़ रही है, वजन में डिफरेंस हो रहा है, वजन भी बढ़ रहा है या घट रहा है, लंबाई जो हो रही है वो बढ़ रही है, ऐसा बात कहे तो यह जो पहचान है दोस्तों, यह मात्रात्मक परिवर्तन होता है। याद रखें, मात्रात्मक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसको हम माप सके, ठीक ना, उसको हम माप सके, उसको ज्ञात कर सके, वही होता है मात्रात्मक परिवर्तन। भाव जो संवेदना की बात कहे, इसमें इमोशनल की बात कहता तो वह भावात्मक परिवर्तन हो जाता। संज्ञानात्मक मस्तिष्क विकास, तर्क वितर्क की बात कर लेता तो ये हो जाता। तो याद रखिएगा, आप चले जाइएगा मात्रात्मक परिवर्तन जिसको हम माप तोल सकें। याद रखिएगा, बच्चों की लंबाई और वजन का बढ़ना जो होता है मात्रात्मक परिवर्तन होता है। चलिए आपका अब 28 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोहलरबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है। याद रखिएगा, जो अरुणिमा है ना, वह सामाजिक सरोकार और विवेक की अवस्था में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा कि नैतिकता का विरोधाभास और व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता में है, कि दंड की ओर उन्मुखीकरण और आज्ञाकारित स्वीकृत कानून की तरफ है, कि यांत्रिक उद्देश्य व विनिमय प्रणाली में है। याद रखिएगा, यहाँ पे दिया है ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक बात याद रखिए, यहाँ पे कानून की बात कह दिया, एक बात ये याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दवा लेना वास्तव में सही नहीं है। और यहाँ पे देखिएगा, यह नैतिक विकास के बारे में कर रही है, तो नैतिकता का विरोधाभास, ये बात याद रखिएगा। व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता, जब आप लोग इसको देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कौन ऑप्शन सुदृढ़ है, सबसे अच्छा जो है ना, लोकतांत्रिकता के बारे में कह रहा है। याद रखिएगा, इसमें कह रहा है ना कि जैसे कि हेंज की दुविधा पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है कि कानून कहता है कि आप दवा की चोरी नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, लोकतंत्र है कि आपको दवा मिलना चाहिए, लेकिन आप दवा की चोरी नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। जब इस आप कहानी को पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता को जोखिम से मुक्त होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। अक्षमता नहीं, क्षमता होता तो सही होता। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं, और प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। याद रखिएगा, जब आप सभी को देखिएगा ना, तो मुझे आशा है कि जो 29 नंबर क्वेश्चन है, इसके बहुत से बच्चे होंगे जो केवल जान रहे हैं किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे, कि प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्राप्त करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब आप टैग वर्ड पढ़े होंगे तो ये जब ये बना था ना, तो प्रश्न में हमने देखा है बहुत से यूट्यूबर लोग हैं जो कि ऑप्शन नंबर 2 को सही माने, लेकिन आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 को माना। क्यों माना, चलिए इस पर थोड़ा हम लोग डिस्कशन करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, निश्चित शब्द जो आया ना, यही प्रश्न को गड़बड़ किया है, यही ऑप्शन को थोड़ा डिफरेंस कर दिया है। छोटी छोटी गलतियां आपको ज़्यादा कम नंबर कराएंगी, और वही गलतियां आप ध्यान रखिएगा तो वही नंबर को बढ़ा देंगे। निश्चित रूप से नहीं होते हैं दोस्तों, बस निश्चित नहीं रहता ना, तो प्रतिभाशाली बच्चे शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, तब आपका ऑप्शन 2 सही होता। न कि यहाँ पे क्या होगा, 4 सही हो जाएगा, कि प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न को देखेंगे। लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कि लास्ट प्रश्न कह रहा है 30 नंबर, कि जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। तो याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं कि जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है, उसकी जो विशेषता है वह प्रतीकात्मक खेल और जीववाद है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। और इस प्रकार पूरे आप लोग 1 से लेकर 30 प्रश्नों की श्रृंखला को ख़त्म किए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से ज़रूर आप लोग लाइक कर लीजिए, और पूरी हम जितने भी प्रीवियस ईयर की श्रृंखला हैं सभी को कराएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए आप अभिषेक एकेडमी। नमस्कार।